लॉकडाउन बीतने के बाद पहला बजट मोदी सरकार ने जो प्रस्तुत किया, उसके बाद हमने कई सारे लोगों से चर्चा की, कई सारे बिजनेसमैन से चर्चा की, डॉक्टरों से चर्चा की, सरकारी नौकरियों वालों से चर्चा की जो है, लेकिन किसी वकील साहब से हमने चर्चा नहीं की थी। वकील साहब वही जो आपको हर जगह देखने को मिलते होंगे, और निश्चित कहीं कहीं आपका पाला ज़रूर पड़ता होगा वकील साहब लोगों से जो है। तो आज हमारे साथ एक हैं वकील साहब, आइए उनसे बात करते हैं। तो वकील साहब, पहले आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आपके नाम से, तो पहले अपने बारे में जानकारी बताइए। संतोष कुमार नाम है हमारा। संतोष कुमार नाम है आपका जो है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से वकालत करता हूँ। अच्छा, आप इलाहाबाद हाई कोर्ट से हैं जो है। संतोष जी, आपने बजट देखा होगा जो है, जब भी 2 दिन पहले आया, कैसा है बजट? बजट देखा हमने, उतना अच्छे तरीके से नहीं देखा जी, डिटेल तो कुछ दिन बाद अभी समझे, लेकिन डिबेट देखते हैं उससे कुछ अंदाज़ा लग गया कि बजट कैसा आया हुआ। कैसा लगा, मतलब डिबेट देख के आपको क्या लगा? बजट जो जितना समझ में आया, जितना देखने को समझ में आया मेरे को, तो फिर वही पहले वाले बजट के तरीके से कि या तो निम्न वर्ग या तो उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग फिर खाली है। अच्छा, मध्यम वर्ग फिर खाली है जी। और एक झुनझुना जिसको बोलते हैं, वो मध्यम वर्ग के परिवार को हमेशा से मिलता आया है, और सरकार कोई भी हो और हमेशा मिलता रहेगा, क्योंकि सरकार का टारगेट सिर्फ होता है कि या तो निम्न वर्ग पे होता है या तो उच्च वर्ग पे होता है, और दोनों का कारण होता है। निम्न वर्ग जो होते हैं वो वोटिंग वाले होते हैं, और जो उच्च वर्ग होते हैं वो फंडिंग वाले होते हैं, और जो मध्यम वर्ग वाले होते हैं वो इफ बट में पड़े रह जाते हैं। अच्छा, आपने बजट बताया कि उसके लिए था। बजट में सरकार ने कुछ घोषणाएं की, मैं 2-4 आपको बता देता हूँ। पहला तो 75 साल की उम्र के ऊपर के लोगों को जो है अब ITR नहीं दाखिल करना पड़ा, उनको टैक्स में रिलीफ मिल गया। दूसरा चीज़ था कि स्टील और लोहे की चीज़ें सस्ती होंगी जो है। इसके बाद जो तीसरा था जो है, हेल्थ में उन्होंने कुछ कोविड वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ रुपए के आसपास का बजट इशू किया है जो है। रक्षा में कुछ बजट इन्होंने कटौती की है। तो इस तरह कई सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण थे जो है, उनमें लगने वाले एक्साइज ड्यूटी को जो है उन्होंने बढ़ाया है जो है। इसके अलावा एक्साइज ड्यूटी के बाद जब अगले पॉइंट पे आते हैं, तो आपका ओके कटेगा नहीं, वो मैं काट लूँगा एडिट में। एक पॉइंट और बोल दूँ, एक्साइज ड्यूटी हो गया। हाँ, कृषि के लिए जो है उन्होंने एक कृषि सेस लगाया है, जो कि आपका 2.5 रुपये पेट्रोल पे और 4 रुपये डीजल पर लगाया है। इस तरह की कई सारी घोषणाएं की हैं जो है। तो इन सबको देखकर क्या लगता है? सर देखिए, जितनी भी चीज़ें बजट में प्रावधान दिया गया है, 75 साल के ऊपर अगर टैक्स नहीं पेड करना होगा तो इसके लिए सरकार को धन्यवाद देते हैं। बजट उनका इस हिसाब से अच्छा है, और 75 के बाद 10-20% लोग रह जाते हैं, ठीक है ना, तो एक तरीके से उनका हो भी आता। नहीं भी देते तो भी ये दिक्कत नहीं थी, और देते हैं, इसके लिए धन्यवाद हमने दिया है ऑलरेडी। और रही स्टील और लोहे के उपकरण या इस सब चीज़ों को सस्ता करने का, तो इन्होंने सस्ता तो कर दिया, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी, जैसे कि मान लीजिए अभी एक मकान बनाना हो जिसमें स्टील और लोहा लगेगा, ठीक है, ये सस्ता कर दिया, लेकिन उसी हिसाब से आप सीमेंट देखें, ईंटा देखें और सारी चीज़ें देखें, वो महंगी हैं। यानी कि कुल मिलाकर के इधर से बजाय चाहे उधर से, वो चीज़ें हैं इसमें। और रही कृषि की बात, कृषि का जो बता रहे हैं, तो ये आज तक कृषि का फंडा बजट का हमें समझ में ही नहीं आया, क्योंकि किसान रोता आया है। सबसे बड़ी ये उपकरण आप सस्ता भी कर देंगे, लेकिन वो सस्ता करने के लिए भी तो वो पैसा चाहिए ना उसको, और किसान या तो बहुत हाई हो चुका है या तो अभी भी पहले के तरीके से है। जैसे हमें मालूम है कि हमारे माता पिता लोग किसान ही थे, घर पे भी अपने यहाँ किसानी यही है। 80% लोग आज भी उसी पे ही हैं जैसे चल रहा है। वो सरकार उनको छूट दे रही है, या कृषि माफ़ कर रही है, या प्रधानमंत्री जैसे 2,000 रुपये आ रहे हैं, या 6 माह में जो भी आ रहे हो, ये आज तक पता ही नहीं चलता। अच्छा, चूँकि आपने कृषि की बात की, किसानों की बात की, तो देश में इस समय किसान आंदोलन काफ़ी बड़े लेवल पर चल रहा है जो है, ठीक है ना, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी काफ़ी सारी भर्त्सनाएँ हो रही हैं जो है। इस किसान आंदोलन को आप कैसा देखते हैं? क्या किसान गलत कर रहे हैं या सरकार गलत कर रही है? देखिए, सरकार अपनी जगह सही है, किसान अपनी जगह सही है। दोनों का तालमेल सही होने का मतलब ये है कि किसान सही फंड सही काम के लिए आए जो थे, उनका आंदोलन अपनी जगह सही है, क्योंकि हम भारत देश के नागरिक हैं। हमें अगर मान लीजिए कोई चीज़ समझ में नहीं आती या हमें पसंद नहीं आती है, तो जनता, भारत की जनता होने के नाते से हमको आंदोलन के लिए सड़क पे आना पड़ता है। सरकार को सबसे पहले ये सोचना चाहिए था कि पहली बात तो हमें आना नहीं चाहिए था, कि हम सड़क पर क्यों आ रहे हैं। अगर एक किसान आज सड़क पे है, इसी तरीके से एक जवान अगर आ जाएगा सड़क पे, तो देश की अर्थव्यवस्था, खाद्य और सुरक्षा, ये तीनों खतरे में आ जाएंगी, ठीक है।
राजनीति कुछ इसमें आ गई है किसान आंदोलन में, जिसकी वजह से आज लोग किसान आंदोलन को सही नहीं ठहरा रहे हैं। कहने का मतलब है, आप अगर कह रहे हैं जो है, तो ये किसान आंदोलन एक मैं अगर जितना निष्कर्ष निकाल रहा हूँ, आपके हिसाब से दोनों जगह किसान भी सही है, सरकार भी सही है। देखिए ऐसा तो होता नहीं, कोई न कोई एक गलत होगा जो है। सरकार अपनी बात किसानों को नहीं समझा पा रही है या किसान अपनी बात सरकार को नहीं समझा पा रहे हैं? दोनों चीज़ें। सरकार सबसे पहले देखिए, किसान की बात सरकार को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बीच में जो समझाने वाली जो प्रक्रिया है, जिसमें कई लोगों के माध्यम से समझाया जाता है, वो लोग या तो इनकी बात को सही तरीके से वहाँ पहुँचा नहीं पा रहे हैं। और सरकार का जो देखिए, सरकार अगर कोई नियम कायदा कानून बनाई है तो ऐसा नहीं कि ऐसे बना दिया उस रात में बैठे और सोच लिया कागज़ पे लिख दिया। ऐसे ही बनाया। किसान बिल जो बना था जो है, आपको मालूम है हरिवंश जी ने राज्यसभा में कैसे पास किया, बिना विपक्ष के पास किया गया जो है। और किसान या XYZ जिसकी भी हम बात करते हैं, सब ये कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं जो बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं, अंबानी अडानी, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये चीज़ें। तो इस तरह तो किसान अपनी जगह सही हैं। जी बिल्कुल, हाँ अपनी जगह सही है। लेकिन अगर सरकार बार बार कह रही है एक बार ये चीज़, तो किसान अगर नहीं समझे एक बार समझ तो ले। लेकिन किसान का भी जो कहना सही है कि अगर सारी चीज़ें अगर बड़े लोगों को ही हो जाएंगी तो फिर किसान कहाँ जाएंगे। वही चीज़ पहले आता था, जो 60 रुपये किलो गेहूँ एक किसान का, जो सरकार ने तय कर दिया कि ये 60 रुपये किलो आपका बिकेगा, मान लीजिए गेहूँ या कोई भी चीज़ें। और वहीं अगर कोई प्राइवेट कॉर्पोरेट के जो या ऊँचे घराने हैं, उन्हीं को वही गेहूँ 80 रुपये 120 रुपये जाते हैं, और गेहूँ वही चीज़, खाद्य रसद वही चीज़, लेकिन दोनों में रेट में अंतर है। किसान का नॉर्मल और उसका हाई क्यों। हाँ, जैसे भी आलू की बात करें, आलू इसमें निकल रहा है जो है, तो मार्केट में आलू 10 रुपये किलो बिक रहा है, किसान 10 रुपये में बेच रहा है। और यही जब कुछ दिन बाद जब ये बड़े व्यापारी इसको स्टोर कर लेते हैं, स्टोर करने के बाद जब उसी आलू को मार्केट में बेचते हैं, तो आप भी जान रहे हैं कि अभी 2 महीना पहले 55 रुपये 60 रुपये किलो आराम से बिक रहा था। तो किसान इन्हीं सब बातों को तो विरोध कर रहे हैं। जी सर, देखिए इसका सबसे अच्छा तो मैं बता दूँ, प्रत्यक्षदर्शी हूँ। लॉकडाउन में मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ उसके अगल बगल कछारी एरिया है, सारे किसान ही हैं। और उस समय पे सब्जियाँ या क्योंकि सब्जियाँ ही डेली ताज़ी आती थी, तो इसलिए मैं उसको अच्छे बता सकता हूँ। मैंने किसान से पूछा कि आप ये सब्ज़ी इस समय बिक रही है, 5 रुपये किलो ये मिल रहा है, 10 रुपये किलो ये मिल रहा है, 4 रुपये किलो ये मिल रहा है, क्या घाटा है? तो उन्होंने ये कहा कि घाटा तो है, लेकिन घाटा ये नहीं है, घाटा वो है जो सड़ जा रहा है। बाकी जो आप जितने में खरीद रहे हैं, सच पूछिए लॉकडाउन की नहीं बात भी हमको रेट इतना ही मिलता था। आज फ़र्क सिर्फ इतना है कि किसान ने खेत से सब्ज़ी निकाली और डायरेक्ट कस्टमर के पास पहुंच गया, हमको उतना ही मिला और कस्टमर इसमें खुश हो गया कि सस्ता मिला। सस्ता हम महंगा करते ना सस्ता करते हैं, हम हमेशा सस्ता ही देते हैं। जो एक मंडी का भाव होता है, ये ऊपर जाने के बाद जो चीज़ें 4 रुपये किलो हैं, वो जाने के बाद 20 से 25 रुपये 30 रुपये किलो हो जाती हैं। लेकिन किसान को सिर्फ 4 रुपये ही मिलता है, जो आज आपको दिया जा रहा है। मतलब कहने का मतलब बीच में बिचौली आ जाते थे। जी, यही बिचौलिया आ जाती, यही सबसे बड़ी किसान की सबसे बड़ी समस्या ही बिचौलिया। कृषि कानून को लेकर यही तो आरोप लग रहा है कि अभी तक जो छोटे छोटे बिचौलिए आपके बीच से, हमारे बीच से या लोकल कहीं कस्बों के बिचौलिए हुआ करते थे, सरकार इन सबको हटा के एक बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट घराने हैं उन बिचौलियों को ला रही है। वो सीधे अपने बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे, ये सब चीज़ वहाँ पे इनको प्रिजर्व करेंगे। तो उसको किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए सर, ऐसा है कि आज तो वही बात हो गई ना, जिस तरीके से पहले एक बकरी को बचाने के लिए या उसकी रखवाली के लिए भेड़िया रख दिया गया, और आप आज भेड़िया को हटा करके शेर रख दे रहे हैं, तो अंत में मरना किसको है? उस बकरी को ही। बस वही हाल है। नहीं तो ये क्यों भूल रहे हैं? भेड़िया तो चलिए, भेड़िया का वजन कम होता था, साइज़ कम होती थी। भेड़िया हो सकता है कि 4 दिन में 1 बकरी खाए, शेर तो पर डे 1 बकरी खाएगा। जी, वही मैं कह रहा हूँ ना कि पहले बिचौलिया भेड़िया थे। अब जो हमारे हिसाब से अब जो सरकारी जो नियम लग रहा है उसके हिसाब से अब शेर बैठा दिया जा रहा है। वो पहले 4 दिन में खाते थे, अब ये 1 दिन में खाएगा। यानी कि किसान आज मर रहा है, कल हो सकता है आज 10 दिन में मर रहा है, कल को हो सकता है 5 दिन में मरे। मतलब कहीं ना कहीं किसान अपनी जगह सही हैं। बिल्कुल हाँ, किसान अपनी जगह सही है। चलिए बात करते हैं, अभी बीच में आपने लॉकडाउन की चर्चा की। लॉकडाउन पूरा बीता, कैसा बीता? लॉकडाउन अगर ये पूछा जाए कैसा बीता, तो बीता तो सही नहीं, लेकिन लॉकडाउन ने सिखा बहुत कुछ दिया कि बचत बहुत ज़रूरी है, परिवार के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। परिवार जिस हिसाब से लॉकडाउन के बीच में खुश था, वो कम ही खा रहा था लेकिन खुश था, क्योंकि पूरा परिवार एक साथ में था। और उसके हिसाब से लॉकडाउन जैसी चीज़ें होती रहनी चाहिए बीच बीच में, थोड़ा थोड़ा सा।
कि आदमी को ये जो बचत वाला तरीका है, क्योंकि लॉकडाउन में वही लोग परेशान रहे हैं जिन्होंने कभी बचत नहीं किया था। उन्होंने 10 कमाए और 10 खा गए, लेकिन 10 में अगर बात बचा के 5 रखे होते तो लॉकडाउन के लिए उनको किसी भी सरकारी चीज़ों का मोहताज नहीं होना पड़ता या किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना होता। नहीं, ये देखिए, ये तो मानव की प्रवृत्ति है जो है कि आदमी जितना भी उसकी इनकम रहती है उससे बड़ा ही सोचता है, उससे ज़्यादा ही खर्च करता है जो है। कोई उसके लिए जैसे मान लीजिए किसी को मकान ही लेना हुआ या किसी को कार ही लेना, तो उसके पीछे लोन लेता है और ये सब चीज़ें लेता है। तो ये चीज़ें तो लगी ही रहती हैं जो है। इस पूरे लॉकडाउन में कहीं लग रहा सरकार से जो कुछ कमी रह गई। कुछ सरकार से बहुत सी कमियां रह गई हैं, क्योंकि हम तो मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। सरकार की तरफ से बहुत सी सुविधाएं आई जो कि प्राप्त नहीं हुई। मैं कई बार गया, मुझको भी लगा कि लोग हमारे मोहल्ले में कई लोग सरकारी अनाज या और सुविधाएं लेके आ रहे थे। कुछ लोग, जब मैं गया तो कहें कि आपको मिल ही नहीं सकता। हमने कहा क्यों नहीं मिल सकता, हम भी तो लॉकडाउन में जैसे एक नॉर्मल आदमी वैसे आदमी। तो सरकार की सुविधाएं दिया तो, लेकिन ये पता करने की कोशिश नहीं किया कि क्या सुविधाएं सही जगह मिली। वो तो पहले वाले हाल हो गए, जैसे पहले होते थे वही आज भी। एक कोई सुविधा चलती है, वहाँ पहुँचते पहुँचते जीरो हो जाती है। चलिए, आते हैं आपके प्रोफेशन पे। चूँकि आप एक एडवोकेट हैं, वकील हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं जो है। इस पूरे लॉकडाउन में आपके प्रोफेशन से जुड़ी काफ़ी सारी दिक्कतें आपके सामने आई होंगी, क्योंकि जब सब कुछ बंद था तो आपका कोड वगैरह भी बंद था जो है। तो उस समय कुछ दिक्कतें हुई, मतलब आपको या आपकी बिरादरी मतलब कहने का यहाँ पे सेंस ये है कि पूरे एडवोकेट कम्युनिटी को जो है काफ़ी सारी दिक्कतें आई होंगी। उन दिक्कतें में मेन दिक्कत क्या थी? देखिए सर, बार काउंसिल सारे वकीलों को और बार काउंसिल के जो सीनियर्स वकील हैं हाई कोर्ट के, जिला न्यायालय के, उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ज़्यादा तो नहीं लेकिन उनका सपोर्ट रहा है। और बार में कोई सूचना किसी वकील ने दिया है कि अगर उनका परिवार भूखे मर रहा है या उनके पास खाने की चीज़ें नहीं हैं, तो बार के पदाधिकारी या अन्य सदस्य या सीनियर वकील इसकी व्यवस्था कराए हैं। मतलब लॉकडाउन में आपकी जो आपसी कम्युनिटी थी, आपसी समुदाय था, उसने सबकी एक दूसरे की हेल्प की। जी जी बिल्कुल। और बार ने जैसे जूनियर अधिवक्ता थे, क्योंकि हमारे ऊपर भी सीनियर हैं, जूनियर अधिवक्ता मैं भी था, और बार ने एक अपना एक टेंडेंसी बना रखी थी, एक उनका मानक तय किया हुआ था और एक खुले रूप से बाकायदा एक लिस्ट जारी हुई थी कि जिसमें नहीं कुछ तो ये भी बार के सीनियर्स की मदद से हर अधिवक्ता को जो ज़रूरतमंद था उसको 2-2 हज़ार रुपये बार की तरफ से दिया गया था ऑटोमेटिक उनके अकाउंट में, बाकायदा लिस्ट जारी हुई थी। अच्छा, चलिए, ये पूरा लॉकडाउन बीत गया, बजट बीत गया, किसान आंदोलन चल रहा है जो है। थोड़ा सा राजनीति को और न टच करें तो कोई भी इंटरव्यू अधूरा लगेगा। तो वर्तमान में जो राजनीति चल रही है, इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? सर देखिए, राजनीति तो एक ऐसा विषय है जिस पे कहना उचित तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी राजनीति जो चल रही है, देखिए सत्ता में कोई भी आता है, कोई भी पार्टी राजनीतिक आती हो, अगर ये कहता है कि नहीं वो पहले वाली अच्छी करती थी, ये ख़राब कर रही है, ये ख़राब करी थी, ये गलत है। सत्ता में जो पार्टी आती है सर, वो भविष्य में जाने के लिए नहीं आती है, बल्कि अपने आप को मजबूत करने के लिए आती है। तो हर सरकार अपने हिसाब से अच्छा ही कार्य करती है और वो करती आ रही है। तो इसमें ये कहना गलत होगा कि हाँ कौन सरकार अच्छी होगी, कौन सरकार ख़राब होगी, इसको तो मैं नहीं मानता। चलिए, तुलना करने का सबसे अच्छा माध्यम होता है पुरानी जो सरकारें रही हैं उनसे आप काम की तुलना देख लीजिए। तो मैं आपके इलाहाबाद में जो आया हूँ, इलाहाबाद में मैंने देखा आज से मैं 5 साल पहले जब था जो है, तो यहाँ पे कुछ अलग ग्रोथ था। आज तो इलाहाबाद काफ़ी बदल गया है। तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि ये सरकार अच्छा काम कर रही है? नहीं, ये कहना गलत है कि सरकार अच्छा काम कर रही है, और ये भी यहाँ पे कहना गलत है कि 5 साल पहले आप आए थे कुछ नहीं था। और आज देखिए सर, सबसे बड़ी मेन चीज़ ये होती है कि राज्य सरकार जिस पार्टी की होती है, और अगर वही केंद्र सरकार की भी पार्टी है, तो सर उस हिसाब से बजट ज़्यादा मिलता है। योजनाएं जो आती हैं जहाँ जहाँ पे उनकी सरकारें होती हैं उनको जल्दी मिलती है। जब बजट आएगा सर तो काम होगा। अच्छा, कहने का मतलब है कि महाकुंभ के लिए जो 4200 करोड़ रुपए का बजट आया था, आप इसको कहीं ना कहीं उससे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सरकार उसके पहले, जब इसके पहले कुंभ लगा हुआ था, ये एक तरीके से ये अर्धकुंभ था, जिसको अब कुंभ और 12 साल वाले को महाकुंभ कह दिया गया है। जो अर्धकुंभ था उसको कुंभ बोल दिया गया है। तो इसके पहले कुंभ लगा हुआ था, तो वो भी बजट के हिसाब से उन्होंने अच्छा काम किया। उस समय बजट अच्छा आया होता तो अच्छा मिला हो, काम हुआ होता। और समय के साथ साथ देखिए सरकार कोई भी आएंगी तो उनको विकास तो करना ही करना है। अगर ये कोई कहता नहीं हम आए हैं विकास कर रहे हैं, तो क्या इतने साल से अभी तक कुछ नहीं था? ऐसा कुछ नहीं। धीरे धीरे सर एक बच्चा ये पेड़ लगाते हैं मान लीजिए, तो पहले छोटा रहता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है। आप जैसे उसको सींचेंगे उसी हिसाब से उसकी ग्रोथ होती है। तो विकास भी वैसे ही है।
ठीक है, बात करते हैं पॉइंट की। आदमी व्यक्ति होता है या एक मानव प्रवृत्ति होती है, वो सीधे पॉइंट में बात करता है, जो है कि अंकों से खेलता है। तो अगर हम इस जो वर्तमान राज्य सरकार है, इसको हम अगर पॉइंट देना चाहें 10 में से, तो अखिलेश यादव के मुकाबले मतलब 10 में से कितने अंक देंगे? अगर अखिलेश यादव को आप 10 में से उस समय 7 दे रहे होंगे, तो आज के सरकार को 10 में से कितने अंक देंगे, योगी सरकार को? सर देखिए, हम अखिलेश की बात नहीं कर रहे हैं, हम पिछली सरकारों की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए अखिलेश जी, हाँ, वो मायावती हो या कोई भी हो, आप कोई भी। सारी राजनीतिक पार्टियां महत्व एक ही जैसा रखती हैं। हमें जनता को विकास चाहिए होता है, जनता को अपनी ज़रूरतें चाहिए होती हैं। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे हिसाब से जब उनके सरकारें थे तो उस हिसाब से वो अच्छा कार्य कर रहे थे, और आज जो सरकार आई है वो भी अपने हिसाब से बहुत अच्छा कार्य कर रही है। इस सरकार में कोई कमी लग रही है? कमी तो सर नहीं है, लेकिन हर आदमी की अपनी अपनी सोच का नज़रिया होता है। बताया नहीं कि आपको मध्यम वर्गीय परिवार या और लोग भी चीज़ें हैं, हर चीज़ें अगर राजनीति को छोड़ दीजिए आप, ठीक है, अगर वैसे देखिए तो सरकार अच्छा कार्य कर रही है। ठीक है, इस सरकार पे जो है, पहला तो एक आरोप लग रहा है सांप्रदायिकरण या धार्मिकरण कुछ ज़्यादा कर रही है, इसको कैसा देखते हैं आप? नहीं, ये ऐसा नहीं, ये हमारे हिसाब से इस बात कहना गलत है। चलिए ठीक है, आपने इसको सीधे से खारिज किया। दूसरी बात करते हैं कि इस सरकार पे, जैसे पहले अखिलेश यादव की सरकार हुआ करती थी, वहाँ पे लगा करता था कि वो जातिवाद कर रहे हैं, वो यादववाद कर रहे थे। इस तरह वर्तमान योगी सरकार पे ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये सरकार कहीं ना कहीं ठाकुरवाद को बढ़ावा दे रही है, जिसको लेकर कई सारे ब्राह्मण विरोध में हैं। इसको कैसे देखते हैं, क्या ये आरोप सही है? नहीं, आरोप सही नहीं है, ये भी अपने हिसाब से देखिए, अपने हिसाब से उनका सही है और पिछली सरकारों को अपना सही था। इसमें कोई ब्राह्मणवादिता या ठाकुरवादिता या यादववादिता इसको लाने की जरूरत नहीं है। वो अपने हिसाब से सब कुछ सही चल रहा है, उसको चलने दीजिए। कार्य योगी सरकार अच्छा कर रही है और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें इसको जाति विशेष लाने की जरूरत नहीं है। चलिए, अच्छा, इस काफ़ी लंबी चर्चा हो गई जो है, इस चर्चा को यहीं थोड़ा ख़त्म करते हैं। ख़त्म करने से पहले एक लास्ट चीज़ पूछना चाहेंगे। अगर सपोज़ मान लीजिए, जैसा मैं सबसे पूछता हूँ, इसे आपसे भी पूछ रहा हूँ, अगर योगी जी या मोदी जी आपसे कहते हैं कि संतोष जी मुझे कोई एक सुझाव दीजिए, वो सुझाव हो सकता है आपके पारिवारिक जीवन के लिए हो, आपके सामाजिक दायित्व के लिए हो, या फिर हो सकता है आप जिस कम्युनिटी मतलब एडवोकेट जो व्यापारिक जीवन है उससे संबंध रखते हैं, तो इन सबसे किसी एक टॉपिक के लिए आपसे कहे कि आप मुझको सुझाव दीजिए कि हम उसमें ये काम करें, तो वो सुझाव क्या होगा? सर देखिए, पहली बात तो सुझाव तो मांगेंगे नहीं, लेकिन अगर आपने कह दिया है मांगेंगे भी, तो हमारा बस सिर्फ सरकार से, चाहे राज्य सरकार चाहे केंद्र सरकार से यही कहना है कि मध्यम वर्गीय परिवार को भी कुछ ऐसा दिया जाना चाहिए, जिस तरीके से मैंने आज कहा कि बजट आया, झुंझुना मिला, ये हमें कहने की नौबत ना आए। सरकार को हमने दोषी नहीं ठहराया, अभी भी मैं कह रहा हूँ, लेकिन हम बस इनसे यही हमारी उनको सलाह रहेगी, सलाह क्या सुझाव मैं उनको देना चाहूँगा कि सबके लिए सोचते हैं, निम्न वर्ग के लिए भी, उच्च वर्ग के लिए भी, मध्यम वर्ग के लिए परिवार को भी सोचिए, क्योंकि हम तो त्रिशंकु हैं। अच्छा, मध्यम वर्ग के परिवार में यानी कि त्रिशंकु, न तो निम्न वर्ग में आता है न तो उच्च वर्ग में आता है, और इसी तरीके से इसका जीवन चल जाता है। तो कुछ ऐसा सोचना चाहिए इनको भी कि इनके परिवार भी अच्छे से चल सके। चलिए संतोष जी, आपने समय दिया हमें, हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।